कालाराम मंदिर का सत्याग्रह राम का दर्शन करने के लिए शुरू किया गया आंदोलन नहीं था। तो हम भी इंसान हैं, और अगर हमारा दुश्मन हमें हिंदू कहता है तो दूसरे हिंदुओं को जैसे कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन करने का अधिकार है, उसी तरह से हमें भी दर्शन करने का बराबरी का अधिकार है। ये बराबरी का अधिकार सिद्ध करने के लिए लड़ने की जिद पैदा करना, संघर्ष करने की, अपने हक और अधिकार हासिल करने के लिए संघर्ष करने की जिद पैदा करना, ये हमारे आंदोलन का लक्ष्य था, मकसद था। कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन करना हमारा कोई लक्ष्य नहीं था, उद्देश्य नहीं था। तो इसलिए ये कहा जा सकता है, ये समझा जा सकता है कि केवल इतिहास की ही बातें नहीं है, तो वर्तमान में भी हम लोगों को दिखाई देता है। तो इन्फिल्ट्रेशन एंड सैबोटेज का जो सिद्धांत है, इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है घुसपैठ करना, और सैबोटेज का मतलब है तहस नहस करना। ब्राह्मणों ने मौर्य साम्राज्य में इन्फिल्ट्रेशन किया और फिर उसी का सहारा लेकर उन्होंने सम्राट बृहदत्त मौर्य की मौका देखकर हत्या की। अगर मान लो उनको इन्फिल्ट्रेशन एंड घुसपैठ करने का अवसर नहीं दिया गया होता तो वो ऐसा कर नहीं पाते। तो ये जो बहुत हिस्टोरिकल बात है, इस हिस्टोरिकल बात को छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में भी हम लोग देखते हैं। ब्राह्मणों ने जो इन्फिल्ट्रेशन किया, इसकी वजह से उनको जहर दे के मारने में कामयाब हो गए। छत्रपति संभाजी महाराज को भी ब्राह्मणों ने पकड़वाकर औरंगजेब को पकड़वा कर दिया, फिर उनकी हत्या की। बहुत समय से औरंगजेब इन लोगों के राज को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो ख़त्म हो नहीं रहा था। तो किसी ब्राह्मण ने, जो औरंगजेब का सलाहकार था, उनको सलाह दिया कि ये ऐसे पकड़े नहीं जा सकते, ख़त्म किए नहीं जा सकते, इसलिए इसमें पेशवाओं की मदद लेनी होगी। पेशवाओं की मदद ली गई और फिर पेशवाओं ने छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़वा लिया। पकड़वाकर फिर उसे खत्म किया। इसका ये गुप्त समझौता था औरंगजेब का और पेशवाओं का। उसका सबूत ये है कि औरंगजेब ने जो चिट्ठी पेशवाओं को लिखी, उसमें उन्होंने ये बात लिखी कि तुम्हारे और हमारे बीच में जो समझौता हुआ उसके बरहुकूम अगर तुमने आचरण नहीं किया तो जो संभाजी की दुर्गत हुई वैसी ही दुर्गत आपकी भी होगी। हो सकता है कि पेशवा लोग जो है संभाजी की हत्या करने के बाद में मुगलों के साथ धोखाधड़ी करने का काम कर रहे होंगे, तो इस वजह से उन्होंने ये चेतावनी देने का लेटर लिखा। ये लेटर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ये लेटर इस बात का सबूत है कि पेशवा और औरंगजेब के बीच में समझौता हुआ था, अन्यथा संभाजी महाराज को पकड़वाकर नहीं मारा गया होता। ये भी इन्फिल्ट्रेशन सैबोटेज का ही मामला दिखाई देता है। और जब लड़ाई हुई
तो हम देखते हैं कि पेशवाओं के राज में ये देखा गया बाजीराव और मस्तानी के द्वारा, बाजीराव ब्राह्मण था और मस्तानी मुस्लिम थी, उससे एक बच्चा पैदा हो गया। उसको पूना के जो ब्राह्मण थे, सनातनी ब्राह्मण थे, वो मान्यता देने के लिए कि ये ब्राह्मण है, उसका जनेऊ संस्कार होना चाहिए, ये मान्यता देने के लिए राजी नहीं थे। तो पेशवाओं ने पूना के जो ब्राह्मण हैं उनके सामने एक समझौता प्रस्ताव रखा। वो समझौता प्रस्ताव ये था कि हम लोग जो अछूत है उनके पिछवाड़े पे झालू लटका देते हैं, जो आपके हजारों साल के शत्रु हैं। तो इस मुद्दे पर ये समझौता हुआ और पूना के ब्राह्मणों ने पेशवा ब्राह्मण और मस्तानी से जो बच्चा पैदा हुआ उसको उन्होंने मान्यता दी, जनेऊ संस्कार की मान्यता दी। तो इसका मतलब ये है कि जो झाड़ू लटकाने वाली परंपरा थी, जो अछूतों के साथ लगाई गई थी और ख़ास तौर पर महार लोगों के साथ लगाई गई थी, एक तो शिवाजी के साथ धोखे का इतिहास है, फिर संभाजी के साथ में है, फिर ये महारों के साथ में। तो जब ये लड़ाई हुई, 28,000 नहीं थे लोग, वो 30,000 लोग थे, मगर उसमें जो बहुत ज़्यादा योद्धा किस्म का जो सिद्धनाक या रायनाक उस लड़ाई में वो योद्धा था, जब वो पेशवा ब्राह्मणों के फौज ने 30,000 लोगों ने सुना तो डर के मारे 2,000 ब्राह्मण सैनिक भाग गए। उसका सेनापति एक ब्राह्मण, बापू गोखले नाम का ब्राह्मण था। मराठा लोगों को ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मराठा लोगों को ये जो ब्राह्मण लोग हैं, जो फसाद हुआ भीमा कोरेगांव को लेकर ब्राह्मणों ने किया, और हमारे पास जो सबूत है इंक्वायरी कमीशन के सामने लगभग हम लोगों ने प्रूव कर दिया और रिकॉर्ड कर दिया कि उसमें ये जो उन तो 2 ब्राह्मण, जो एक गोटे और भीड़े, ये लोग वो फसाद करवाने में शामिल थे और सरकार और प्रशासन की मदद से उन्होंने वो फसाद करवाया। ये बात रिकॉर्ड में हमने लाई। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि बहुत सारा अभी इंक्वायरी और भी आगे बाकी है, मगर जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर बता रहा हूँ। तो उन लोगों ने जो 28,000 बच गए थे उनके साथ लड़ाई हुई, उनको परास्त किया गया। अंग्रेज़ लड़ाई लड़ना नहीं चाहते थे, फिर भी उन्होंने लड़ी और उनको परास्त किया। परास्त करने के बाद में क्या हुआ, ये भी हमारे लोगों को इतिहास मालूम है। परास्त करने के बाद जो झाड़ू था, वो झाड़ू खत्म हो गया। तो ये शौर्य करने के लिए ये लड़ाई नहीं थी, शौर्य तो एक साधन मात्र बात है। तो ये झाड़ू जो लटकाया गया था वो खत्म हो गया, और बहुजन समाज के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ, संभाजी महाराज के साथ जो कुछ भी हुआ, उसकी वजह से आपको और भी एक हैरान करने वाली बात बताना चाहता हूँ। शायद आप लोगों को पता है या नहीं है, पेशवाओं की राजधानी जो शनिवारवाड़ा और ये जो पूना थी, पेशवाओं को अंग्रेज़ों ने यहाँ से पूरी तरह से उत्तर प्रदेश ट्रांसफ़र कर दिया, झांसी के आसपास।
वो एक गांव था, हाँ बिठूर, और 2 4 5 10 गांव उनको दे दिए कि तुम यहाँ से। बहुत कम लोगों को ये जो चेंज है, ये चेंज बहुत कम लोगों को जानकारी है। एक बात ये हुई, जो झाड़ू हटाया गया वो तो अछूतों और महारों के पीछे लटकाया गया था, मगर पेशवा ब्राह्मणों को यहाँ से हटाने का जो मामला है, उसका संबंध मराठा लोगों के साथ में, कि अगर ये यहाँ रहे तो फिर अंग्रेज़ों को, ये अंग्रेज़ों के नियंत्रण में आने के बाद ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी, क्योंकि फिर तो ये मुक्त हो गए मराठा। तो इसलिए इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए पेशवाओं को उन्होंने वहाँ भेज दिया, शिफ्ट कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये इस दृष्टि से, जैसे यहाँ लिखा हुआ है विजय स्तंभ, तो ये विजय से रिलेटेड घटना है, ये केवल मात्र शौर्य दिखाने की घटना नहीं है। शौर्य तो एक साधन मात्र है। विजय हुआ और विजय होने के बाद राज अंग्रेज़ों का आया, राज अंग्रेज़ों का आया, मगर झाड़ू खत्म हो गया। दूसरी बात, झाड़ू खत्म होने के साथ साथ पेशवाओं का राज जो है बिठूर में ट्रांसफ़र कर दिया गया। और इससे ये भी कहा जा सकता है कि ये जो मराठा लोगों की भी पेशवाओं से मुक्ति हो गई, ऐसा कहा जा सकता है। तो ये हम लोग विजय के दृष्टि से मना सकते हैं, मनाया जाना चाहिए, क्योंकि विजय तो शौर्य करने के बाद ही मिलेगा, वो विजय तो ऐसे ही थोड़ी मिलेगा। तो जब हम विजय मनाते हैं या मुक्ति का दिन मनाते हैं, तो शौर्य की गाथा तो बतानी ही होगी, तभी लोगों को उसका पता चलेगा। तो ये विजयी होने के पीछे बहुत बड़ी वजह थी। और भी एक बात है, क्योंकि जब ये विजय स्तंभ बनाया गया तो एक मराठा आदमी को उसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी लगाई गई। हाँ? अभी का, हाँ हाँ, तो उसको उसकी जिम्मेदारी अंग्रेज़ों ने लगाई। और ऐसा रिकॉर्ड अवेलेबल है कि 367 एकड़ ज़मीन, वो जो हिमा कोरेगांव का जो विजय स्तंभ है, उसके आसपास की 367 एकड़ ज़मीन उसके निगरानी में, विजय स्तंभ के मालकियत की माणवतकर देख रेख करने की जिम्मेदारी करने वाला आदमी है। मगर वो विजय स्तंभ की जो गाथा है, वो हर साल उसकी गाथा जो है, वो उसका विजय गाथा बढ़ती रहनी चाहिए। ये देते वक्त उन्होंने उसमें लिखा कि इसके लिए ये दिया जा रहा है। अब वो ज़मीन 2-4 एकड़ रह गई है, उतना जो उतना ही रह गया है। और अब वो ज़मीन जो है, वैसे तो वो रिकॉर्ड में है सरकार के, कौन से जो पटवारी का जो पट होता है उसके रिकॉर्ड में होती है वो सारा। तो वो चाहे तो वो सब मतलब उसके नाम पर विजय स्तंभ का जो रिकॉर्ड है उसके नाम पर लाई जा सकती है। दूसरी बात, मैं आप लोगों को जो विजय से संबंधित बात है उसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम प्रेरणा लेना चाहते हैं तो प्रेरणा तो समझ में आएगा तो प्रेरणा लेंगे, समझ में ही नहीं आया तो प्रेरणा कहाँ से लेंगे। तो चीज़ कि ये जो शौर्य दिखाने वाले और विजय हासिल करने वाले जो लोग हैं, ये कौन लोग हैं? तो महाराष्ट्र का नहीं, सारे देश का बहुत बड़ा हिस्टोरियन
और अंग्रेज़ों के समय में जिसको बहुत बड़ा हिस्टोरियन माना जाता था, राजवाड़े, तो पूरा लाइफ जो है राजवाड़े ने केवल इतिहास लिखने के ऊपर, राजवाड़े ने पूरा का पूरा जीवन ही केवल एक विषय, केवल इतिहास लिखने के ऊपर उसने सारा जीवन लगाया। तो ये जो इतिहासकार है, बहुत बड़ा इतिहासकार माना जाता है राजवाड़े, ब्राह्मणों के द्वारा उसको बहुत बड़ा इतिहासकार माना जाता है। उसने लिखा कि महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की। उन्होंने ये नहीं कहा कि महाराष्ट्र की स्थापना मराठा लोगों ने की, या किसी एक जाति का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की। यानी महाराष्ट्र ये जंगली प्रदेश था प्राचीन। ऐसा हो सकता है कि सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या होने के बाद जो अस्थिरता सारे देश भर में पैदा हुई, उसके बाद ये जो नाग लोग है, ये नाग लोग देश के कई हिस्सों में बिखर गए होंगे। तो ये बिखरे हुए नागों ने महाराष्ट्र की स्थापना की। तो महाराष्ट्र के भूप्रदेश का अगर अध्ययन करो तो आपको ये दिखाई देता है कि यहाँ एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक, वहाँ तक नाग मंदिर दिखाई देते हैं। संभाजी ब्रिगेड के जो अध्यक्ष है प्रवीण गायकवाड़, उनके घर के सामने नाग मंदिर है, और उन्होंने मुझे कहा हर साल वहाँ यात्रा होती है और वो सब मैं ही देख रेख करते रहता हूँ। हमारे परिवार का वो डेटी है, दैवत है ऐसा वो का। हाँ हाँ हाँ, अभी नाग तो किसी का कुल दैवत हो नहीं सकता, क्योंकि नाग से इंसान पैदा हो गए, ऐसा तो मान्यता नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक जगह लिखा कि ये जो नाग है, ये अंडे से निकले हुए लोग नहीं थे, अंडे से निकले हुए प्रजाति नहीं है। ये नाग जो है ये इंसानी प्रजा है। उन्होंने जो लिखा हुआ है ये इंसानी प्रजा है, नाग कोई सांप नहीं है। और वानर जो इसके लिए दिखाते हैं, ये तो टोटेम वाला सिद्धांत है। नाग भी टोटेम का ही सिद्धांत है। इतिहास में टोटेम का सिद्धांत, हाँ, हर सारे देश भर में मैं यही बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की। और आज महाराष्ट्र में ओबीसी के मंडल कमीशन के द्वारा 272 जातियाँ पहले फेज में बताए, फिर शेड्यूल कास्ट की अलग है, ट्राइब्स की अलग है, और लोग अलग है, तो 400-500 हो सकती है। तो ये नागों ने जिस महाराष्ट्र की स्थापना की, बाद के समय में जातियाँ उत्पन्न हुई। हिस्टोरिकली इस बात को हम लोगों को थोड़ा समझना होगा कि बृहदत्त की हत्या करने के बाद ये लोग बिखरे, फिर बिखरे हुए लोगों ने, ये नाग लोगों ने स्थापन किया। तो उस समय राजवाड़े कहते हैं नाग लोग थे, ये नाग लोग थे। ये नाग लोगों का जो वो पहचान है वो कैसे ख़त्म हुई? तो नाग लोगों के 272 या 400-500 टुकड़े जाति के नाम पर किए गए। अगर हम लोग इस इतिहास को इस तरीके से ग्रहण करें, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, एक मौके की वजह से बता रहा हूँ, एक अवसर आया, उस अवसर का आधार लेके बता रहा हूँ, तो ये कहा जा सकता है, ये बताया जा सकता है कि नागों की जातियां बनाई गई। पहले मैं कहता था कि मूल निवासियों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। मूल निवासी लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। मगर अभी मेरा सुविचरित मत ये है कि ब्राह्मणों ने मूल निवासियों को नहीं,
नागों को उन्होंने 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। नागों को उन्होंने संस्कृत भाषा में महाहरि कहा है। महाहरि कुछ राजपूतों के नाम मैंने नॉर्थ इंडिया में ब्राह्मण लोग नाम रखते हैं, तो आप लोगों को अभी करंट नाम मैंने पढ़े हैं इसलिए बता रहा हूँ। हरि दमन सिंह, ये उत्तर प्रदेश में एक राजपूत का नाम है, हरि दमन सिंह। अब लोगों को शत्रु दमन सिंह तो समझ में आ जाता है, हरि दमन सिंह समझ में नहीं आता, क्योंकि हरि जो शब्द है वो संस्कृताइज है। तो ब्राह्मणों ने उसके घर में जाकर नाम रखा है हरि दमन सिंह, यानी शत्रु का दमन करने वाला। तो इसका भी बारीकी से अध्ययन होना जरूरी है कि जिन राजपूतों का हो सकता है कि जो ब्राह्मण आज हमें आपस में लड़ाकर, हमें ही आपस में भिड़ाकर ख़त्म करते हैं, तो हमारे ही नाग में से कुछ लोगों का इस्तेमाल उन्होंने जो ब्राह्मणों से समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे उनके विरोध में इस्तेमाल करके उसको ख़त्म किया होगा। तो ये इतिहास ब्राह्मण जानते होंगे, इसलिए उनके खानदान में पैदा हुए बच्चे को हरि दमन सिंह ऐसा नाम दिया होगा, हो सकता है। इसका अध्ययन करने की ज़रूरत है, और जो प्राइमरी एविडेंस मेरे पास है उसके आधार पर बता रहा हूँ कि सारे देश भर में जो 6000 टुकड़े ब्राह्मणों ने किए वो महाहरि लोगों के किए, महाहरि थे इसलिए किए। टुकड़े करने की वजह वो महाहरि थे, महान शत्रु थे, महान दुश्मन थे। बाबा साहब अम्बेडकर एक जगह कहते हैं कि ब्राह्मणों का इतिहास पढ़ने के बाद कहीं पर भी उन्होंने कोई बहुत बड़ी राजनीतिक संस्था का निर्माण किया ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता, मगर हमारे पुरखों ने, नागों ने राज्य संस्था का निर्माण किया, साम्राज्य का निर्माण किया, और वो साम्राज्य अफगानिस्तान के बॉर्डर तक फैलाया। ये इतिहास हमारे लोगों के साथ जुड़ा हुआ मिलता है। ये इतिहास अब पहले के मुकाबले में जो जानकारी पहले हुआ करती थी ये केवल बाबा साहब अम्बेडकर को हुई। बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया, फिर उसको हम लोग वामसेव के द्वारा उसको हमने सार्वजनिक किया, और सार्वजनिक लक्ष्यपूर्वक किया, उद्देश्यपूर्वक किया, और सारे देश भर में हम लोग ये फैला रहे हैं। अब करंट डेवलपमेंट की बात इस अधिवेशन में मैंने एक बात बताई, और विलास को भी मैंने कहा कि जो राजस्थान के राजपूतों को सिद्ध किया गया ये नाग लोग है, तो उसी को आधार बनाकर सारे देश भर के राजपूतों को सिद्ध किया जा सकता है कि वो नाग लोग है। अगर ऐसा हुआ तो आप लोगों को याद होगा पुराणों में क्षत्रियों में और ब्राह्मणों के बीच में, वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में जो लड़ाई बताई जाती है वो वास्तव में नाग और ब्राह्मणों के बीच की लड़ाई है। ऐसा जो प्रतीकात्मक कथाएं हैं महाभारत में सर्प यज्ञ किया गया है, वो सर्प यज्ञ नहीं है, वो नाग लोग थे। नाग लोगों के साथ में वो लड़ाई हुई, उनको मारा गया, सामूहिक रूप से उसकी हत्या की गई, जलाया गया। एक कथा महाभारत में ऐसी भी आती है कि जो नागों का राजा है तक्षक जो है वो नागों का राजा है, वो कर्ण के पास जाता है और कहता है कि पांडवों के विरोध में हम आपकी मदद कर सकते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं। तो कर्ण जो जवाब देता है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
तो ब्राह्मणों ने ये ब्राह्मणों ने ये करने का इससे कोई मतलब नहीं है, ब्राह्मणों लिखने वालों ने, ब्राह्मणों ने लिखा ये। व्यास, वैशंपायन और सौती, ये तीन प्रमुख लेखक है, तीनों ब्राह्मण। व्यास, कुछ हमारे भ्रम फैलाने वाले लोग कहते रहते हैं कि ये जो मछली से पैदा हुआ व्यास और वगैरह वगैरह, और फिर जो कोई या जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं वो सोचते कि ये हमारा आदमी व्यास, हमारे आदमी ने ये महाभारत लिखा। ये ब्राह्मणाइजेशन करने के लिए इसको प्रचार किया जाता है। जो महाराष्ट्र का जो दादा, क्या नाम उसका, वो ब्राह्मण का दादा महाराज है वो, हाँ आठवले, पांडुरंग शास्त्री दादा बोलते हैं ना उसको, हाँ दादा बोलते हैं। तो उसने गुजरात के जो मछुआरे थे उसको नाम दिया सागर पुत्र। तो जो हमारे जो लोग हैं, हमारे जो लोग हैं, उन लोगों को ब्राह्मणाइजेशन करने के लिए, उनके अंदर गलत धारणा, गलत भावना फैलाने के लिए ऐसा करते। तो ओवरऑल जो मैं आपको समझाने के लिए बहुत सारे उदाहरण उसके साथ जोड़कर दे रहा हूँ, तो वो इस बात को सिद्ध करने वाली बातें हैं कि ये लोग नाग लोग थे, और सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद ये ऐसा हुआ। इमीडिएट ऐसा हुआ ऐसा उसका अर्थ नहीं है, बल्कि वहाँ से शुरू हुआ, और ये जो केंद्रीय सत्ता थी अफगानिस्तान तक फैली हुई, वो बिखर गई, और फिर छोटे छोटे संस्थान हो गए। आज़ादी मिलने के दौरान 650 संस्थान थे, और ये 650 संस्थानों में अगर आप हैरान हो जाओगे सुनकर, तो राजस्थान में राजपूतों के थे, और महाराष्ट्र में और गुजरात में मराठा लोगों के थे। राजस्थान के राजपूत नाग, महाराष्ट्र के मराठा नाग। अगर उत्तर प्रदेश में ले लो, पासी, ये जो पासी है वो जो पासी है लखनऊ, उसका राम लक्ष्मण से कोई संबंध नहीं है, तो लखन पासी से लखनऊ का नाम पड़ा है। तो वो पासी जो है वो नाग लोग हैं। राजभर भी सुहेलदेव जो है वो भी राजा थे। तो ऐसे ये जो राजा, भी राजा कहाँ से आ गई? कोल्हापुर में एक जो धनगर है महाराष्ट्र का, वो इंदौर में जाकर उसका राज्य स्थापित करता है। ये कहाँ से आ गए हैं? मल्लाराव, ये कहाँ से आ गए? तो जो जितने जैसे ये धनगर है, ये पाल वंश से निकले हुए लोग। और पाल के बारे में कहा जाता है भारत में कि सब नाग लोग। नॉर्थ इंडिया में पाल जाता, अभी भी ये जो पाल लोग हैं वो ये करते, जानवरों का पालन करते हैं। मतलब जो महाराष्ट्र में धनगर करते हैं वो पाल लोग वहाँ करते हैं, और गुजरात में मालधारी लोग ये वो जिन जानवरों का पालन करते हैं वो एक ही बात है। वे सारे, और इनके घरों में अगर वो जानवर पाल रहे थे तो तलवार कब चला रहे थे? ये कहाँ से कैसे आ गई? तो ये सारा अगर जोड़ो, ये कड़िया, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जब इतिहास लिखने के लिए कोई सबूत नहीं मिल रहे तो कड़ियों को जोड़ो, जोड़कर कंक्लूजन ड्रॉ करो तो आपको चौंकाने वाले तथ्य जो है मिलेंगे। मैं कड़ियों को जोड़कर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और हवा में जोड़ने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो अभी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट उपलब्ध हुए हैं उसके आधार पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये जो शौर्य है, ये जो विजय गाथा है, ये नाग लोगों की विजय गाथा है। ये बात हम लोगों को समझना होगा। और ये इतिहास मान लो कि अगर 6000 टुकड़ों में नागों को बांटा, और लोगों को अगर ये बताया गया, बड़े पैमाने पर बताया गया कि तुम्हारे पुरखे 6000 टुकड़ों में जिनको बांटा ब्राह्मणों ने, वो सारे के पुरखे नाग थे,
तो लोगों के अंदर एक नई चेतना, नई बात जाएगी कि ये 6000 टुकड़ों में ब्राह्मणों ने बांटा। तो जो बांटो और राज करो वाला जो सिद्धांत है वो अंग्रेजों का नहीं है। बांटो और राज करो का जो सिद्धांत है वो तो ब्राह्मणों का है। अंग्रेजों ने ब्राह्मणों से सीखा और वो उन्होंने लागू किया और उसका उपयोग किया। और आज भी ब्राह्मण जो है बांटो और राज करो का उपयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जब विद्रोह खड़ा किया एक जाति के लोगों ने, तो उसको सेग्रीगेट करने की कोशिश करने के लिए दूसरी जाति को पकड़ा। यूपी में एक जाति ने विद्रोह किया तो शेड्यूल कास्ट की दूसरी तमाम जातियों को ब्राह्मणों ने अडॉप्ट किया। उनको एमएलए बनाने का काम शुरू, उनको एमपी बनाने का काम शुरू, उनको मंत्री बनाने का काम शुरू। फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं उनके पास। जो महाराष्ट्र का उदाहरण ले लो कि महाराष्ट्र में महार लोगों के विरोध में शेड्यूल कास्ट में ब्राह्मणों ने मातंग जाति का इस्तेमाल किया। मगर मातंग भी महाराष्ट्र के नाग लोग हैं। अभी जैसे नंदाताई ने बताया, अभी तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उन्होंने तो इनके माँ का उदाहरण बताया, मगर अभी हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया है। विलास खात के पास वो डॉक्यूमेंट आ गए हैं कि मातंग जाति के पुरखों के नाम में भी नाग लोग लगा करते थे। मगर मैं आपको जो राजवाड़े का उदाहरण दे रहा हूँ तो वो तो उससे तो सारे के सारे नाग लोग हैं, उसके टुकड़े किए गए। अन्यथा छत्रपति शिवाजी महाराज को बचाने का काम, जब एक ब्राह्मण शिवाजी महाराज को मारने की कोशिश कर रहा था, तो छत्रपति शिवाजी महाराज को होता जीवा म्हणून वाचला शिवा, तो जीवा जो नाई था, तो नाई को हमारे समाज व्यवस्था में छोटी जाति मानते हैं। मगर उन्होंने तो महान काम शिवाजी महाराज को बचाने का काम किया। उससे ये कहावत पड़ी, होता जीवा म्हणून वाचला शिवा। तो इतना महान काम, ये महान काम जो है तलवार चलाने से तो हुआ। मालोजी, ये जो फिल्म बनी अभी देवगन ने बनाई तानाजी, मालू सर, तो नॉमेडिक टाइप है। तानाजी जो है वो नॉमेडिक है। तो जो उमाजी राजे वो भी नॉमेडिक। तो ये नाग उमाजी जो है वो नाग है। हाँ, उमाजी राजे तो वो भी नाग है। क्योंकि एक गुण कॉमन दिखाई देता है नाग लोगों का, वो है वो लड़ाकू लोग हैं। जैसे उनको अवसर मिलता है उनके अंदर का वो। अन्यथा जो नाई जाति का आदमी है उसको अवसर मिलते ही शिवाजी महाराज को बचाए, वो आया कहाँ से उसके शरीर के अंदर से? तो वो ओरिजिनल है, मार्शल है। ब्राह्मण मराठा को क्षत्रिय बोल रहे हैं, कह रहे हैं, तो क्षत्रिय नहीं है। क्योंकि जब मराठा स्वीकार कर लेंगे क्षत्रिय, तो वो वर्ण व्यवस्था को बचाने के काम में लग जाएंगे। जैसे ही वो अपने को क्षत्रिय मानेंगे तो वर्ण व्यवस्था को बचाने के लग जाएंगे। तो ब्राह्मणों को लगता है हम 1.5% लोग हैं, महाराष्ट्र में वर्ण व्यवस्था को अकेले नहीं बचा सकते, तो मराठा लोगों को क्षत्रिय बनाकर उनके द्वारा ब्राह्मण धर्म को बचा सकते हैं। तो ये सारी चालाकियाँ है, ये सारी चालाकियाँ लोगों को बताया जाना जरूरी है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.